अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बता रही हूँ। और एनसीईआरटी की जो मैं सीरीज़ करवा रही हूँ अपने चैनल पर, इसमें मैं आपको ईज़ी पॉसिबल वे में मैं आपको सारे जितनी भी एनसीईआरटी है उनके एक्सप्लेनेशंस बताऊंगी फ्रॉम 6 to 10th क्लास। और मैंने ये 7th क्लास का 6th चैप्टर कर रही हूँ, जो कि हमारी 7th क्लास की साइंस की सीरीज़ चल रही है ना, साइंस एनसीईआरटी की, उसकी सीरीज़ में ही इसके हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं। और अब ये जो हमारा छठा चैप्टर है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, मैं आज आपको ये बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। एंड अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में। देखो, मैं हमेशा ये चीज़ बिलीव करती हूँ कि आपको हमेशा कोई भी नया चैप्टर पढ़ने से पहले आपको स्पाइरल वे ऑफ लर्निंग करनी चाहिए, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। तो पहले अब हमारा नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं हमारे जो 5 चैप्टर्स हुए हैं उनको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन से क्या होता है कि आप वो चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, इधर पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, है ना, और फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, और काय के बारे में पढ़ा, हीट के बारे में पढ़ा, एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। कैसे हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, स्टमक, पैनक्रियाज, इनके बारे में, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ लीवर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कर लिए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो प्लीज़ देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैंने बहुत ही ईजी वे में सारी चीज़ों को ऐसे समझाया है, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करके। और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से उस जो भी आपने लिखा हुआ है उसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसका निचोड़ निकाल के आपको एक समरी वे में समझाया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब देखो, फिजिकल और केमिकल चेंजेस से क्या समझते हो। फिजिकल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है ना। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में होता है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जिस चीज़ से कोई वस्तु बनी हुई है उसमें उसके जो फॉर्मूला है, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनमें चेंजेस आना, ये केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज में हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे कि जब हम क्या करते हैं, लकड़ी है उसको हम काट देते हैं, ठीक है। आपके अगर टेबल है, आपने उसको बीच में से काट दिया, तो बीच में से जब आपने उसे काट दिया तो वो कैसा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, तो वो आधी आधी हो गई, ठीक है। लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूंट, जिस चीज़ से वो बनी हुई है, वो चेंज नहीं हुआ, है ना। और अगर ऑन द अदर हैंड आप कोई और एग्जाम्पल लो, सपोज आपने क्या किया कि जो पेपर है, पेपर को आपने क्या किया, पेपर को आपने बर्न किया। पेपर बर्न करने के बाद क्या होगा, उसमें उसका एक तो फिजिकल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से बर्न के मतलब जल के पूरा ऐश बन जाएगा। लेकिन जब वो ऐश बना है तो उसमें क्या भी चेंज हुए हैं, केमिकल चेंजेस हुए हैं, उसमें से हीट निकली है, उसमें से धुआं निकला है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें निकली हैं। जैसे कि अगर आप मिल्क से क्या बना लेते हैं, दही बना लेते हो, ये कैसे चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है ना। जो मिल्क है, अगर आप उसमें लेमन डाल देंगे थोड़ा सा, तो वो कैसा बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो उसका क्या बदल जाएगा, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे वो बना होता है, वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा थोड़ा फिजिकल और केमिकल चेंज का, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स, दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इट इज़ वेरी ट्रू। देखो, हमारे जो एवरीडे लाइफ में है, इसमें हम एन नंबर ऑफ चीज़ों का यूज़ करते हैं ना।
हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स मतलब एक सबसे अच्छी लाइफ जो जीते हैं कोई भी लिविंग बीइंग्स, उनमें किसको सबसे पहले रखा जाता है? ह्यूमन बीइंग्स को। हम कितनी सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, हमारे पास घर होते हैं, हमारे पास लैब्स होती हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों के अंदर भी बहुत सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लेबोरेटरी की बात करें तो कितने सारे उसमें केमिकल्स रखे रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट की चीज़ें रखी रहती हैं। आपके घर की ही बात कर लो, टीवी, फ्रिज एंड बहुत सारे मसाले, अगर आप किचन में जाओगे तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस जो होते रहते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे आसपास, हम उनसे पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ़ योर मदर आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक द कोल्ड ड्रिंक। अगर आप देखो अभी गर्मी का मौसम है, ज़्यादातर लोग लेमनेड बना के पीते हैं ना। आप लेमन को पानी में डालते हैं और उसमें शक्कर और थोड़ा सा नमक डालते हैं, तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब फिज़िकली शक्कर कैसी होती है, थोड़ी ग्रैन्यूल्स में होती है ना, सॉलिड ग्रैन्यूल्स में होती है। फिर जब आप उसको पानी में घोल देते हैं तो वो क्या पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है। मेकिंग अ सेटिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क इज़ अ चेंज। और फिर आप जब क्या करते हैं, दही बनाते हैं दूध से, तो वो भी एक चेंज होता है एक प्रकार से, है ना। तो वो कैसा चेंज हो जाता है, वो केमिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज तो आएगा। क्योंकि दूध कैसा होता है, बहुत ही मतलब एकदम लिक्विड होता है, लेकिन जब आप दही बनाते हैं तो वो थोड़ा सा सॉलिड सॉलिड पार्ट भी उसमें आ जाते हैं। तो फिज़िकल केमिकल दोनों चेंजेस हो जाते हैं उसमें। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज। जब आप जो रबर्स होती हैं आप उनको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उनमें भी चेंज हो जाता है ना। लेकिन फिर आप जब उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर से अपना शेप ले लेती है। तो ये कौन सा चेंज हो गया था, फिजिकल चेंज हुआ था। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी एंड द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल्स। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही जो अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट दो प्रकार के चेंज होते हैं, पहला होता है हमारा कौन सा, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से फिजिकल और केमिकल चेंजेस को डिवाइड किया गया है। लेट्स से एक्टिविटी नंबर 6.1, इसमें फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया है। कट अ पीस ऑफ अ पेपर इन अ 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। They lay these pieces on the floor on the table so that the piece acquire the shape of the original piece. Obviously you cannot join the piece back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? अब देखो ये जो पेपर्स दिए गए हैं, आप अगर क्या करेंगे कि A4 साइज़ का पेपर लीजिए और उसको डिफरेंट शेप्स में काट दीजिए और फिर उन डिफरेंट शेप्स को दोबारा से जमाइए उसी पेपर के साइज़ में। तो क्या होगा, ये कैसा चेंज हो जाएगा, आपने फिज़िकली उनको क्या कर दिया, काट के उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और फिर जब आपने उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की तो आप जोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपने उसको ऐसे हल्का सा, जैसे इसने ये जमा के रख दिए पेपर्स को उस A4 साइज़ के शीट में, वैसे जमा के रख देंगे। तो कैसा चेंज आ गया, ये फिज़िकल चेंज हो गया है ना। पहले एक बड़ा पेपर था, अब लेकिन उसमें से हमने छोटे छोटे और भी पेपर्स बना दिए। तो दिस टाइप ऑफ चेंज अकर्स इन फिजिकल चेंज, मतलब कि उसका जो अपीयरेंस है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर अपीयरेंस में चेंज आ रहा है तो वो काय के अंदर आता है, वो आता है फिजिकल चेंज के अंदर। ठीक है, अब एक्टिविटी 6.2 में देख लेते हैं। कलेक्ट अ चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ chalk into the dust. Add little water to the dust to make the paste. Roll it into the shape of a piece of a chalk. Let it
ड्राई। अब देखो, आपने ये बहुत बार देखा होगा कि जो चॉक है आप उसको कलेक्ट कीजिए, जो डस्ट चॉक का डस्ट होता है आप उसको कलेक्ट कीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइए और फिर उसका आप ऐसे रोल करके आप फिर से चॉक बना देंगे। तो पहले क्या हुआ कि जब आपने चॉक से लिखा तो उसका जो डस्ट गिरा नीचे ज़मीन पर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक फिजिकल चेंज हो गया कि चॉक से फिर से क्या बन गए, पार्टिकल्स बन गए। फिर उन पार्टिकल्स को आपने कलेक्ट करके फिर से आपने उसको चॉक बना दिया, तो क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। मतलब चॉक से पहले छोटे छोटे उसका पाउडर बना, फिर उस पाउडर को ही यूज़ करके हमने दोबारा चॉक बना दिया। तो एक तरीके से इसके काय में चेंज हुआ, बस अपीयरेंस में चेंज हुआ। एक अपीयरेंस उसका कैसा है, एक चॉक के मतलब एक चॉक के फॉर्म में, और दूसरा अपीयरेंस उसका कैसा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी कैसा चेंज आ जाएगा, फिजिकल चेंज आ जाएगा। Take some ice in a glass or a plastic tumbler. Melt the small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? अब देखो, ये बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है। अगर आप आइस को बाहर निकाल के रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा धीरे धीरे। तो ये कैसा अब चेंज आ गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। वो सॉलिड से काय में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप दोबारा उसको वैसे ही जो वाटर बन गया था मेल्ट होने के बाद, अगर आप उसको दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे तो वो फिर क्या बन जाएगा, फिर से वो सॉलिड बन जाएगा। तो दीज ऑल चेंजेस कम्स अंडर द फिजिकल चेंजेस, मतलब द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल चेंज। ओके, नाउ आई होप you have understood very nicely. Then next is activity 6.4. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of the water? Hold an invert pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe inner surface of the pan. ये भी बहुत इजी है। देखो, आप आज जब खाना खाने बैठेंगे डिनर टेबल पे या फिर डाइनिंग टेबल पे, तो आपका देखेंगे कि जो कंटेनर्स हैं जिनमें दाल रखी है या जिनमें सब्जी रखी है, आपने उनको गरम गरम जब थी वो उनमें से जब भाप निकल रही थी तो आपने उनको ढक दिया। ढकने के बाद आपने थोड़ी देर बाद देखा कि जो भाप थी उसकी वो क्या हो गई, वो कंडेंस हो गई इनटू द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। मतलब आपने पहले क्या किया, वाटर का इस्तेमाल किया था उसको बॉयल करवाने के लिए, है ना, दाल को बनाने के लिए हमने काय का इस्तेमाल किया, वो वाटर का इस्तेमाल किया। और वाटर को जब हमने बॉयल करवाया तो उसमें से क्या निकली, भाप निकली। और फिर आपने जब उसको ढक दिया उस कंटेनर को, और थोड़ी देर बाद जब आपने खोल के देखा तो जो प्लेट है उसके नीचे वाला जो सरफेस जो ढका हुआ था, कांटेक्ट में था उससे, उसमें क्या, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपको मिलेंगी। तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। पहले वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ और फिर वाटर जो ड्रॉपलेट्स पहले जो वाटर था वो काय में, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, और फिर स्टीम वापस से काय में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो अगली एक्टिविटी भी देख लेते हैं। होल्ड यूज्ड hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end on the flame of the gas stove. Wait for few minutes. Does the color of the tip of the blade changes? अब देखो, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी, जैसे आपको कभी कोई चीज़ काटनी होती है तो आप जो चाकू है उसको क्या करते हैं, उसको आप थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जब आप उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका जिस पार्ट को आप गर्म करते हैं वो कैसा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा काला हो जाता है, ठीक है। तो जो tip of the color of the tip of the blade changes. Remove the blade from the flame and observe the tip once again after some time. Does it get back to its original color? You saw the paper and the piece chalk underwent change in the size. अब देखो,
अब आपने जब क्या किया कि थोड़ा-सा उसको गरम किया आपने कोई भी चाकू को या नाइफ़ को, तो क्या होगा उसमें थोड़ा-थोड़ा काला-काला जम जाएगा, है ना? कालिख जैसी जम जाती है और फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अगर आप उसे साफ़ कर देंगी तो वो फिर से साफ़ हो जाएगा। तो वो क्या हुआ उसका जो कलर है उसमें चेंज आ गया। उसका जो कलर था पहले व्हाइट कलर का, सिल्वर कलर का था जो नाइफ़, लेकिन वो जब हमने गरम किया तो वो कौन से कलर का हो गया? काले कलर का हो गया। तो ये भी एक तरीके से उसके काय में चेंज आया, उसके अपीयरेंस में चेंज आया, मतलब उसके कलर में चेंज आया। तो हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के जो चेंजेस देखे उसमें किस-किस चीज़ में चेंज आ रहा है? उसके कलर में चेंज आ रहा है, उसके शेप में चेंज आ रहा है, उसके साइज़ में चेंज आ रहा है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या-क्या आ जाएगा? उसका कलर आ जाएगा, उसका साइज़ आ जाएगा, उसका शेप आ जाएगा, ठीक है? और उसकी स्टेट आ जाएगी, मतलब कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन-सी स्टेट में। दीज़ ऑल आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, ठीक है? सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर क्या-क्या चीज़ें आएँगी? देखो आप एक ह्यूमन बीइंग है, उसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा दिखता है? ही इज़ टॉल, मतलब वो लंबा है, छोटा है, मोटा है या फिर गोरा है या काला है, तो दीज ऑल कम्स अंडर द फिजिकल अपीयरेंस। तो वैसे ही जब हम ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम किस किस चीज़ को कंसीडर करेंगे? उसके शेप को कंसीडर करेंगे, उसके साइज़ को कंसीडर करेंगे, उसका स्टेट को कंसीडर करेंगे एंड उसके अपीयरेंस को, वेदर इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। तो all these categories all these categories comes under physical properties of the objects. Okay, then उसके बाद आता है properties of such as shape, size, color and state of the substance is called its physical properties. A change in which the substance undergoes change in its physical properties is called the physical change. और अगर इन प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है जनरली। जैसे कि हमने अगर हमने उसको जो हम क्या कर रहे थे, हमने ब्लैक कर लिया था उसको थोड़ा सा फ्लेम में लाके, जो हमारा नाइफ है उसको, लेकिन अगर हम उसको साफ़ कर देंगे किसी क्लॉथ से तो वो वापस से अपना जो शेप था उसको रिगेन कर लेगा, है ना? जैसे कि हमने चॉक के साथ किया था। चॉक में अगर आप उसके जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको आपने दोबारा पानी में रोल कर दिया तो वो दोबारा चॉक बन गया। तो ये ज़्यादातर जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, मतलब हम उन्हें दोबारा से उनकी जो ओरिजिनल स्टेट थी उसमें कर सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। लेकिन जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाता है तो कोई भी नया सब्सटेंस ज़्यादातर फॉर्म नहीं होता, ठीक है? लेट अस कंसिडर नाउ द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब आई होप आपको फिजिकल चेंज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चेंज है वो कौन सा है? केमिकल चेंज। अब देखो केमिकल चेंज, केमिकल मतलब केमिकली किसी सब्सटेंस में चेंजेस आ रहे हैं। केमिकली मतलब कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना हुआ है उसमें चेंज आ रहे हैं, दैट इज केमिकल चेंज। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा अभी कि जो आपकी विंडोज़ होती हैं, जो घर के बाहर जो विंडो होती है ना, घर के बाहर की साइड जो विंडो होती है, नॉर्मली उसमें ना थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो जाती है, वो उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको हैवी एक्सपोजर मिलता है, हीट, लाइट, मॉइस्चर, वाटर, है ना? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है इसके बारे में कि जो करोशन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है आयरन में, तो मतलब जंग लग जाती है। किस वजह से लग जाती है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है उस सब्सटेंस पे, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एयर की वजह से, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हीट, सनलाइट एंड वाटर। तो ये क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है वो सरफेस, है ना। इफ़ यू लीव द पीस ऑफ द आयरन इन एन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आपके यहाँ कोई भी कबाड़ा, मतलब पुराना कोई लोहा पड़ा होगा छत पर आपके, या कहीं पर भी
आपने देखा होगा नॉर्मली, तो वो कैसा उसमें जंग लग जाती है। तो बेसिकली जो जंग लगना होता है ये एक तरीके का केमिकल चेंज होता है, ठीक है। These substances is called rust and the process is called rusting। और इस जो जंग लग जाती है इसको हम बोलते हैं रस्ट, और इसकी जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ द पार्क और द फार्मलैंड, आयरन बेंचेस kept in the lawns and the garden, almost every article of the iron kept in the open gets rust। ये हमने नॉर्मली देखा है कि अगर आयरन को आप बाहर रखते हैं ना, कोई भी पार्क में या कोई भी पब्लिक प्लेस में, अगर उसका सही से मेंटेनेंस नहीं होता किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट का, है ना, तो वो क्या हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, जो कि एक तरीके से जो आयरन है उसको कैसा बना देती है, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर भी बना देती है और वो टूटने लगता है इस वजह से। At home, you must have seen shawls and spades getting rust when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in the state for some time. Rust is not iron। अब देखो, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो हमारा तवा होता है, तवे को अगर आप ऐसे धो के और गीला ही रख देंगे तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या जम जाती है, जंग जम जाती है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो और आप उसको कैसे रख देते हैं, ऐसे हवा में रख देते हैं बिना किसी उसको पोछे, तो वो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि उस पर जंग जम जाती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट्स। और देखो, अब जो रस्टिंग होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब जो तवे पे जो रस्ट जमा होती है, आप उसको तुरंत क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं, और आप उसको धो देंगे तो वो हट जाएगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसे जो बेंचेस होती हैं पार्क्स की, आप उनकी रस्ट को अगर धोएंगे तो वो नहीं हटेगी। तो अलग अलग प्रकार की भी जो रस्ट होती है वो आयरन पे डिपोज होती है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अब जो ये एक्टिविटी है 6.6, इसको टीचर के द्वारा क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाना चाहिए। लेट्स सी, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको आराम से टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगी। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें एक पीपीटी के फॉर्म में या फिर एक चलते हुए जो एक्सपेरिमेंट होगा वो आपको दिख जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डेंजरस फॉर अ लॉन्ग एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। देखो, अगर आप बहुत देर तक बर्निंग रिबन ऑफ मैग्नीशियम को देखते रहेंगे तो ये कभी कभी हार्मफुल होता है। तो टीचर शुड एडवाइज हर चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट वॉच दिस ribbon burning for a long because it can affect their eyes। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Get a small piece of thin strip of a ribbon of a magnesium, clean its tip with the sandpaper। अब आपको एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेनी है छोटी सी, और आप उसको रिबन को क्लीन कर लीजिए सैंड पेपर से। Then the tip near the candle, bring the tip near the candle flame। It burns with the brilliant white light। when it is completely burn it leaves behind a powdery ash। देखो, इसमें ये एक आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफ, इसमें आप एक रिबन को जो मैग्नीशियम का एक रिबन है, आप उसको अगर जलाएंगे तो ये कैसे जलेगा, एक ब्रिलियंट वाइट लाइट, मतलब एक बहुत ही चमचमाती हुई लाइट को देगा। और फिर जब ये पूरी तरीके से जल जाएगा तो पीछे अपने क्या छोड़ जाएगा, ऐश, मतलब एक राख छोड़ जाएगा। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। अब देखो, जब आपने मैग्नीशियम रिबन को काटा और फिर उसको जलाया तो क्या जो ऐश उससे बना वो वैसा ही दिखता है जैसा कि मैग्नीशियम रिबन दिखता था। The change can be represented by the following। magnesium plus oxygen gives magnesium oxide। तो ये कैसा चेंज हो गया, ये हो गया केमिकल चेंज, मतलब पूरी तरीके से जो सब्सटेंस था वो पूरी तरीके से उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो कैसे हो गए, बदल गए। तो ये कैसा चेंज आ जाएगा, हमारा केमिकल चेंज आ जाएगा। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द मैथमेटिक्स। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड an arrow implies becomes
नो अटैम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। अब देखो जो एरो बता रहा है, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाता है। ठीक है, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब क्या बोल रहे हैं कि जो जो आपको ऐश मिला था, जो राख मिली थी, आप उसको थोड़े से वाटर में मिक्स करिए। स्टिर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन, आप उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। याद है आपको, ब्लू और रेड लिटमस पेपर हमने एसिड एंड बेसिस में पढ़ा था। काय से बनते हैं, लिचिन से बनते हैं, एंड दे आर यूज फॉर टेस्टिंग द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। तो अब हम लिटमस पेपर का यूज़ करके उनको टेस्ट करेंगे। दस द मिक्सर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्या जो मिक्सचर था उसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया या फिर उसने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ऑन डिजॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जब आप वाटर में उसको मिलाएंगे ऐश को, तो वो एक नए सब्सटेंस में बदल जाएगी। वो क्या है, मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले जब मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किए थे, है ना। अब उसने मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, है ना। याद है आपको, हमने वो टेबल देखी थी, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरीके का बेस है। तो क्या होगा इसमें, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। क्योंकि अब ये बेस है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को काय में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, बिकॉज इट इज बेस, है ना। अब देखो दूसरी एक्टिविटी, एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ऑब्वियसली डिजॉल्व द अबाउट अ टी स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू बिट्रॉल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। आपने देखा होगा बिट्रॉल जो आता है या फिर आप कॉपर सल्फेट को एक काय में डिजॉल्व करिए, वाटर में डिजॉल्व करिए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन एंड यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, पहले कॉपर सल्फेट को आपने पानी में घोला और फिर थोड़ा सा उसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो आपने क्या देखा कि यू शुड गेट ब्लू कलर सॉल्यूशन, save a small sample of the solution in a test tube and or a small glass bottle, drop a nail or the used shaving blade into the remaining solution, wait for an half hour and so observe the color of the solution, compare it with the color of the same color of the sample solution saved separately। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है, अब देखो जो ये एक्टिविटी है इसमें हम देखते हैं कि क्या बताया है कि आप क्या करो कि इसमें आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक वाटर में घोलना है। ठीक है, पानी के एक गिलास में आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को घोल लीजिए और फिर उसमें आप थोड़ा सा H2SO4 डालिए। ठीक है, जब आप उसको डालेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो, आप सॉल्यूशन को सेपरेट कर लो एक दूसरे ग्लास में और उसमें आप एक ब्लेड को डाल दो। ठीक है, शेविंग ब्लेड जो होती है आप उसको डाल दो। तो आप क्या देखेंगे, जब आप उसको डाल देंगे उस ब्लेड को उसके अंदर, तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ब्लू सॉल्यूशन था ये, फिर इसमें जब आपने ब्लेड डाल दी तो जो कलर है उस सॉल्यूशन का वो कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, डू यू सी एनी चेंज इन द
सॉरी, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर? यस, जो कलर था वो ब्लू से कैसा हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया. टेक आउट द नेल और अ ब्लेड. हैज़ इट चेंज इट एन एनी वे? द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. और ये किसकी वजह से हुआ? इसका जो कलर ट्रांसपेरेंट हो गया, ये किसकी वजह से हुआ? ये सॉल्यूशन कलरलेस किस चीज़ की वजह से हुआ? ये हो गया आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन की वजह से. ठीक है. The change in the color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. और जो ये color change हुआ due to the changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. The change of the color of the solution from the blue to green due to formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposits on the iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as. अब देखो, जो ये ट्रांसपेरेंट मैंने आपको जो बताया कि जो ट्रांसपेरेंट हो गया था मटेरियल, एक्चुअली ये इसमें जो कलर है ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बट ये एक्चुअली में कौन सा कलर हुआ? ग्रीन कलर हो गया था. मतलब जो ब्लू कलर था वो आयरन के का जब रिएक्शन करवाया गया कॉपर सल्फेट में, तो वो कौन से कलर का हो गया? ग्रीन कलर का हो गया. आप अगर देखेंगे कभी जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनमें ग्रीनिश ग्रीन कलर की जम जाता है कुछ ऐसा सॉल्यूशन, तो अगर वो आयरन के कांटेक्ट में आएगा तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कौन सा हो जाएगा? ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो जाएगा. और जो नेल है, जो आयरन की नेल है, उसके ऊपर कौन सा कलर डिपॉजिट हो जाएगा? ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर डिपॉजिट्स जो कि ब्राउन कलर की होती है. ठीक है. जो मैंने ये आपको ट्रांसपेरेंट बताया था, इट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रांसपेरेंट. बस मैं इसका कहने का मतलब ये था कि जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है, तो वो चेंज होके कौन सा कलर बन जाता है? ग्रीन कलर बन जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम. एक्टिविटी नंबर 6.8. टेक आउट अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. आप क्या करेंगे? एक विनेगर सॉल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे. डू यू ईयर अ हिसिंग साउंड एंड सी द बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट? तो आप क्या देखेंगे कि एक हिसिंग साउंड आ रही है और कुछ बबल्स निकल रहे हैं. पास द गैस ट्यूब फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. और आप फिर इसको क्या करेंगे? लाइम वाटर में आप जब इस गैस को पास करवाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि वहाँ से कैसी साउंड आ रही है? पॉपिंग साउंड आ रही है. और जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ठीक है. द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोइंग: विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये हमको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस. द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज फॉलोज. जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर में जब पास करवाएंगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा. ठीक है. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. और जब इसको आप पास करवाएंगी तो जो लाइम वाटर है उसका वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा. ठीक है. द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. यू विल यूज इन द चैप्टर 10 टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. इसमें क्या किया आपने? जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली थी विनेगर और सोडियम हाइड्रोजन का जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी उसके विनेगर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन से आपने उसको लाइम वाटर में जब पास किया तो जो वो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा. ठीक है.
तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 6.8 और 6.6 एक्टिविटी में आपने देखा कि किस तरीके से जो सब्सटेंसेस हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें चेंज हुआ है ना। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर बोथ। जब आपने रिएक्शन करवाया कॉपर सल्फेट और आयरन का तो उसने कॉपर सल्फेट और आयरन दोनों को ही आयरन सल्फेट और कॉपर दोनों को ही उसने क्या किया, फॉर्म किया। बोथ ऑफ दीज आर द न्यू सब्सटेंसेस। ये दोनों नए सब्सटेंस थे क्योंकि वहाँ पे आपने आयरन लिया था और कॉपर सल्फेट लिया था, तो आपको क्या मिल गया, कॉपर मिल गया और आयरन सल्फेट मिल गया है ना। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ द आयरन, ठीक है। Vinegar, baking soda together produces carbon dioxide which turn lime water milky. Can you name the new substance formed in this reaction? क्या आप इनके जो इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको बता सकते हैं? The change in which one or more new substances are formed are called chemical changes. एक कोई भी परिवर्तन जिसमें कोई नया सब्सटेंस जन्म लेता है, कोई भी नया सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। जब किसी एक सब्सटेंस से दूसरा कोई नया सब्सटेंस बनेगा उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और वो चेंज जिस वजह से होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ chemical changes. If a metal is to be extracted from an ore such as iron from the iron ore, we need to carry out the series of chemical changes. किसी भी मटेरियल को हमें जब एक्सट्रैक्ट करना है, देखो जब अर्थ के अंदर से हम कोई भी मिनरल्स या मेटल्स को निकालते हैं तो समटाइम्स दे डू नॉट ऑकर इन अ फ्री स्टेट, है ना, वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वो क्या कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग केमिकल चेंजेस करके उनमें हम अलग सब्सटेंसेस को करते हैं, अलग अलग प्रकार के मेटल्स को हम उस एक जो मिक्स्ड फॉर्म में हमको आयरन और किसी भी ओर से हमको मिक्स्ड फॉर्म में जो मेटल्स मिलते हैं हम उनमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उन सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। जब आगे आप पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो नए नए पॉलीमर्स हैं, है ना, सिंथेटिक फाइबर्स हैं और जो डिटर्जेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये काय की वजह से बने हैं, जब हमने एक लंबा चेन रिएक्शन करवाया, लंबे लंबे केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये नए नए सब्सटेंसेस बने हैं, ठीक है। वी हैव सीन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज। हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज करते हैं। जैसे हमने कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया और फिर उसमें हमने आयरन की ब्लेड डाल दी तो हमें क्या मिला, एक तो कॉपर मिला और एक आयरन सल्फेट मिला, ठीक है। हीट एंड लाइट एंड और एनी अदर रेडिएशंस मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। अब देखो कि जब हमने कुछ दूसरे मतलब कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, जैसे हीट प्रोवाइड करवानी है, कितने अमाउंट की आपको हीट प्रोवाइड करवानी है, कितना आपको लाइट प्रोवाइड करवाना है थ्रू वेरियस सोर्सेज, अल्ट्रा वायलेट हीट करके। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कभी कभी लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है और कभी कभी क्या होती है, इमिट भी होती है। तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। देन साउंड में भी प्रोड्यूस, जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हो सकता है उसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो। द चेंज इन द स्मेल में टेक प्लेस। आप कभी अगर केमिकल लैब के पास से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो केमिकल लैब है वहाँ से अलग अलग प्रकार की स्मेल्स
स्मेल्स आती हैं। तो वो काय की वजह से आती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो जो स्मेल होती है वो सब्सटेंसेस की बदल जाती है। इस वजह से अलग अलग प्रकार की स्मेल्स भी होती हैं। कलर में चेंज है ना, लाइम वाटर को उसने कैसे कर दिया, मिल्की कर दिया, तो कलर चेंज हो जाता है ना। गैस में भी फॉर्म्ड, तो अलग अलग प्रकार की गैसेस भी बनाई जाती है ना, अमोनिया गैस बनती है, नाइट्रेट गैस बनती है, तो अलग अलग प्रकार की गैसेस का भी फॉर्मेशन होता है। बर्निंग रिबन इज़ अ केमिकल चेंज, हमने देखा था कि जो बर्न कर रहे थे हम रिबन को, वो केमिकल चेंज होता था। बर्निंग ऑफ कोल वुड और लीव्स इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो एक लकड़ी होती है उससे क्या बन जाता है, ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, तो दैट इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। आप किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे तो वो हमेशा केमिकल चेंज में ही आएगा, और आप जब भी किसी सब्सटेंस को जलाएंगे तो उसमें से हमेशा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक्सप्लोशन ऑफ अ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज। आपने देखा होगा जब आप पटाखे फोड़ते हैं तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, एक गंदी सी स्मेल भी आती है, उसमें से लाइट भी इमिट होती है, उसमें से हीट भी इमिट होती है, उसमें से धुआं भी इमिट होता है। तो वी शुड नॉट फायर क्रैकर्स बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर नेचर, ठीक है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोशन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेज दैट pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks. When the food get spoiled, it produce foul smell. देखो अभी गर्मी का मौसम है, अगर आप फ्रिज में खाना रखना भूल जाते हैं, अगर खाना बच जाता है तो वो कैसा हो जाता है, सड़ जाता है। सड़ने की वजह से उसमें क्या हो जाती है, फाउल स्मेल आने लगती है। तो ये किस वजह से सड़ता है, केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, इस वजह से वो जो खाना है वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स काटते वक्त आलू, एप्पल और जो हमारी लौकी होती है उनमें ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाता है, ब्राउन कलर की लेयर जमा हो जाती है ना। इस वजह से हमें उनको इमीडिएटली कंज्यूम करना पड़ता है अगर हमने उनको काट लिया है तो, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से वो कैसे कलर के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ द कलर ऑफ दीज सब्सटेंसेस, the change in the color of these cases is due to the formation of new substances न्यूट्रलाइज एन एसिड और बेस। देखो अब हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। एसिड और बेस को जब हम मिला दे रहे थे तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन रहा था, है ना, सॉल्ट्स बन रहे थे अलग अलग प्रकार के, है ना। तो वैसे ही हम आगे देखते हैं अब प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मे हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन अवर एटमॉस्फेयर। It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. देखो जो ओजोन लेयर आपने देखा होगा कि जो आप सुना भी होगा कि, और अभी तो आप काफ़ी सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि जो ओजोन लेयर का होल है वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशंस, जो सन की बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे हमारी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है उन रेडिएशंस को, उनको पास नहीं होने देती है अपने आप में से। एंड ब्रेक्स डाउन टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, लेकिन ओजोन को फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है। देन इफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो अर्थ पे आएंगे और हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाएंगे, जैसे कि आई कैंसर हो जाता है लोगों को, स्किन डिसीज़ हो सकती है ना। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। और जो सन की हार्मफुल
रेडिएशंस हैं उनसे हमारी हेल्प करती है क्या, ओजोन लेयर। अब देखो, अब आता है जो नेक्स्ट है हमारे पास कि किस प्रकार से हमारे जो डेली लाइफ के सब्सटेंसेस हैं उनमें आपको क्या दिखेगा कि जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रस्टिंग, जंग लग जाती है, अगर कोई भी आपका जो मेटल का, लोहे का आइटम है, अगर आप उसको बाहर पटक देते हैं, उस पर हवा, पानी और धूप का रिएक्शन की वजह से क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। हम उसी प्रोसेस को पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रस्टिंग, अब आपको पता तो चल गया कि रस्टिंग मतलब जंग होता है और ये ज़्यादातर किस पे लगती है, लोहे के आइटम्स पे लगती है ना। आयरन सच एज मेकिंग ऑफ ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स आर मॉनिटरी लूज ड्यू टू द रस्टिंग इज अ ह्यूज। आपने देखा होगा कि रस्टिंग की वजह से बहुत सारी जो ब्रिजेस होती हैं, कभी कभी ब्रिजेस जो होती हैं वो टूट जाती हैं। वो कैसे टूट जाती हैं, जब उनमें रस्टिंग हो जाती है तो वो कमज़ोर हो जाता है और वो इस वजह से टूट जाती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, आयरन को हमने कायम के एक्सपोजर में रखा, ऑक्सीजन और वाटर के में, तो ये क्या करेगी, आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेगी अपने लेयर के ऊपर। ठीक है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज असेंशियल। रस्टिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन फैक्ट if the content of moisture in the air is high, it means if it is more humid, rusting becomes faster। और आपने देखा होगा जो बारिश का मौसम होता है उसमें रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि तब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है एयर में, है ना, तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी रस्टिंग होती है। देन सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग तो हो गई, अब उसको हमें प्रिवेंट भी करना होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, आपने देखा होगा हम अप्लाई करते हैं, पेंट्स को अप्लाई करते हैं, हमारे जो लोहे के दरवाजे होते हैं उनको हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से करते हैं हम उनको पेंट, ताकि उनको हम काय से बचा सकें, जिंक से बचा सकें। अनदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन द आयरन। आपने देखा होगा क्रोमियम और जिंक को हम आयरन पे प्लेट कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि एक लेयर आयरन का जो सब्सटेंस है उसके ऊपर एक लेयर हम जिंक या क्रोमियम की लगा देते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। यू नो द शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ दैम रिमेन्स अंडर वाटर। ऑन द पार्ट above the water also water drops keeping clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. देखो, अगर जो पानी कैसा होगा, खारा पानी होगा, तो जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्ट होगी, इसलिए जो शिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैसी होंगी, डैमेज हो जाएंगी, है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग हो जाएगी। इसलिए हम ज़्यादातर जो शिप्स हैं उनको बनाने में स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो कि उनको हम बचा सकें रस्टिंग से, है ना। पेंटेड सो मच सो दैट द फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लूज ऑफ द वर्ल्ड। देखो, अगर हम ऐसे ही आयरन को यूज़ कर लेंगे बिना पेंट किए तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट भी ऑकर हो सकता है। इस वजह से हम अलग अलग मैशर्स को यूज़ करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हम उनको पेंट करते हैं, हम गैल्वेनाइज करते हैं, हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं ना। देन क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी obtained by the evaporation of sea। सही बात है, हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, इवापोरेट हो जाता है जब सी वाटर, तो नीचे जो डिपॉजिट बच जाता है वो क्या बनता है, उससे सॉल्ट बनता है। द सॉल्ट इज obtained in this manner is not pure and its crystals are small। और जब आप सिर्फ ऐसे इवापोरेट कर लेते हैं सॉल्ट वाटर को, तो जो सॉल्ट बन के मिलता है वो कैसा नहीं
होता, ये प्योर भी नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं. द शेप्स ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली. However, large crystals of the pure substance can be formed from their solution. The process is called crystallization. आप क्या करेंगे, कोई भी सॉल्यूशन से आप उसके थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना लेंगे, ग्रैन्युल्स बना लेंगे. दानेदार किसी सब्सटेंस को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है, क्रिस्टलाइजेशन. और ये प्रोसेस काय का एग्जाम्पल है, ये है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल. अब देखो यहाँ पे, कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर and add few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water when it starts boiling at copper sulfate powder. आपको क्या करना है, एक बीकर में वाटर को गर्म करना है, लेना है, और फिर क्या करोगे आप, उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे और फिर उसमें थोड़ी देर बाद जब वो बॉयल हो जाएगा तो आप उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर को डाल दोगे धीरे धीरे और उसको चलाते रहोगे, स्टिर करते रहोगे. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व. ठीक है, जब तक आप उसमें कॉपर सल्फेट ऐड करते रहो तब तक उसकी क्षमता ख़त्म हो जाए कि इसमें और ज़्यादा पाउडर डिज़ोल्व नहीं हो सकता. फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट द कूल. अब आप उसको छान लो और फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दो. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूल्ड. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम. कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ़ नॉट, वेट फॉर सम टाइम्स. और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो आपने फ़िल्टर किया है, फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे कॉपर सल्फेट के. ये देखो इसमें दिखाए गए हैं. तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है. यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज. अब इसमें हमने देख लिया सारे चैप्टर में किस प्रकार से केमिकल चेंजेस ऑकर होते हैं, किस प्रकार से फिजिकल चेंजेस होते हैं, किस प्रकार से जो मटेरियल्स हैं उनको हम मॉइस्चर और वाटर के हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकते हैं. गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस देख लिया आपने, है ना. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देख ली, किस तरीके से हम किसी भी मटेरियल के क्रिस्टल्स को बना सकते हैं ना. सॉल्ट जो हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज हमारे आसपास होते रहते हैं, बस हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है और नोट करना है कि किस तरीके से वो होते हैं ना. और अगर वो फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें किस किस चीज़ का इवॉल्वमेंट हो रहा है ना. हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व हो रही है ना. क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या नया सब्सटेंस बना है, चेंज हुआ है उसके कलर में, शेप में, साइज़ में, है ना. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.